गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग 70 बीपीएससी के लिए संजीवनी बैच के तहत करंट अफेयर्स एमसीक्यू पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें डिटेल्स हम लोग एक्सप्लेनेशन और उससे संबंधित चीज़ों को कवर कर रहे हैं। यह जो आप लोगों के लिए एमसीक्यू लाया गया, उसमें आप लोग पीआईबी से, द हिंदू से, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और ऑथेंटिक वेबसाइट होता है उससे कवर किया जा रहा है। और ये आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप 70 बीपीएससी में करंट को लेकर जो आप लोगों के बीच में संशय बना रहा था उसका कुछ समाधान निकाला जा सके। इसी संदर्भ में हम लगातार बात कर रहे हैं। तो आज के हम इस सेशन में बात करेंगे जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर। तो हम इसमें नो एक्सक्यूज, ओनली टू द पॉइंट बात करने वाले हैं और उससे संबंधित चीज़ों को देखने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए आज से ही आप लोगों के लिए क्या लाया गया है, 70 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर संजीवनी बैच के लिए जीएस रैपिड रिवीजन, जो आप लोग को आज से 1 दिसंबर से लेकर आपको 10 दिसंबर तक लगातार चलाया जाएगा और डेली एक सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपका सोर्स आपका होगा, कॉन्सेप्ट हमारा होगा। यह टैगलाइन के साथ हम आप चीज़ों को कवर करेंगे। यह लाइव होगा, किस पर होगा, गूगल मीट के माध्यम से रोजाना आपको 8 PM में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको यह इससे संबंधित लिंक आपको कहाँ शेयर किया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसका लिंक आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कितने बजे? 7:55 आपको 55 PM में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आप लोग 8 बजे तक कोशिश कीजिएगा, PM तक आप लोग ऐड हो जाइए। हार्डली आपको 8:05 तक यह ओपन रहेगा लिंक। तो आप समय के साथ, अर्थात एक अच्छे स्टूडेंट के तरह समयबद्धता का उपयोग करेंगे, समयबद्धता का पालन करेंगे और चीज़ों को गूगल मीट के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। हम कल आप लोगों को शाम को इवनिंग में आज ही मिलने वाले हैं। तो देखिए, आज का डे 1 हम लोग बात करेंगे। डे 1 अर्थात 1 दिसंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो अभी समय है, आप शाम तक चीज़ों को कवर कर लीजिएगा अपने सोर्स से। हम लगातार डे 1 अर्थात 2 दिसंबर को बात करने वाले हैं। 2 दिसंबर को बात कर लो आधुनिक भारत पर। फिर नेक्स्ट हम पॉलिटी में बात करेंगे, आपको भौतिक विज्ञान पर, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार विशेष। और भारतीय अर्थव्यवस्था हम जब बात करेंगे तो हम आर्थिक समीक्षा की भी बात करेंगे यहाँ, और बजट की भी बात करेंगे। बजट के संदर्भ हम चीज़ों को, और यहाँ पर जब हम बिहार विशेष में आएंगे तो बिहार आर्थिक समीक्षा प्लस बिहार बजट यहाँ पर शामिल होगा। तो आप लोग किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन मत रखिएगा, चीज़ों को उसी के अनुसार कवर कीजिए। लगातार आप चीज़ों को इसके कर लेने के बाद अंतिम रूप से, निसंदेह अंतिम रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यह इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे जो आपके सोर्स जो होंगे उसके अंतिम समय में हम महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर पाए, महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर पाए जो आपको PYQ में देखे जाते हैं वो टॉपिक, या जो किसी न किसी एग्जाम में उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगामी जो एग्जाम आप लोग 70 बीपीएससी होगा तो ध्यान रखिएगा, हम इसमें उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर हमारे अध्ययन अध्यापन के नज़र में आता है। तो हम चीज़ों को लगातार कवर कर रहे हैं, तो आप लोग इससे जुड़िएगा। चलिए, तो आप समय के साथ जुड़ जाइएगा ताकि लिंक का सही उपयोग हो सके। चलिए, आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से कवर करके जाने की आवश्यकता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया शेहर क्या है, अर्थात शेहर एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है जिसको हम किस तरीके से किस रूप से देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शेहर के संदर्भ में तो आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ई शिक्षा नीति, जिसके तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को शामिल करना। क्या इसका इससे संबंधित शेहर है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपनी नवीन नवाचार को डेवलप करना, ये इसका इससे संबंध है। या ऑप्शन सी में इसरो द्वारा शुरू की महिला शिक्षा कार्यक्रम, इससे संबंधित यह योजना है। या महिला उद्यमियों के को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया एक क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत से टर्मोलॉजी को ध्यान में रखकर आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ प्रश्न है शिक्षा कार्यक्रम है, यहाँ भी शिक्षा कार्यक्रम है, फिर नवीन नवाचार है, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति अपनाई। तो देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है बहुत ही करीब आंसर रखता है। जहाँ पर हम इसके संदर्भ में बात करें, ये भी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी उसके तहत यह प्रसारित की जा रही है, उसके तहत ही ये शहर प्रोग्राम को निष्पादित किया जा रहा है ताकि महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जा सके और लॉन्च इससे संबंधित जो क्रेडिट उद्यमिता है उसको उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह जो योजना है इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, अर्थात 1 का जो डी उत्तर होगा सही उत्तर होगा। तो इसको जो सबसे उपयुक्त उत्तर बोलते हैं ना, उसके संदर्भ में यह प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है, अर्थात दिए गए ऑप्शन में सबसे उपयुक्त उत्तर कौन है। तो इसे इसी रूप से
आपको प्रश्न को हल करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ बातें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह 8 जुलाई 2024 को, ध्यान रखिए डेट जरूर याद रखिएगा, 8 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच, जिसे WEP कहते हैं, और जो ट्रांस यूनियन CIBIL, जिसे ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड भारत में संचालित एक क्रेडिट सूचना कंपनी है, के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको भारत में संचालित क्रेडिट सूचना कंपनी कौन है, तो ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, तो इसे याद रखना है। और बात करें शहर के बारे में, बात करें तो सोसाइटी फॉर एम्पावरिंग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करता है, जो एक क्या करता है, क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम है, जो भारत में महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री और व्यवसायिक कौशल के लिए सशक्त बनाएगा। अर्थात वित्तीय अनुशासन कैसे डेवलप किया जा सके, वो अपने 100 रुपये का, मान लीजिए उनके पास 100 रुपया है, वो कैसे निवेश करे, वो किन किन मदों में इसका निवेश कर सकते हैं जिससे उसका अधिकतम लाभ होगा, अर्थात वित्तीय अनुशासन उनको साक्षरता दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिला उद्यमियों के वित्त, ऋण और प्रबंधन के बारे में जागरूकता, अर्थात जिस प्रकार का वित्त लेंगे, वो ऋण लेंगे, उसके प्रबंधन हम कैसे करेंगे उस वित्त का, इससे संबंधित उनको जागरूकता अभियान चलाना, उससे संबंधित। तो ध्यान रखिए संसाधन उपकरण का मुहैया कराया जाएगा इस आपको इस कार्यक्रम के तहत, इसे याद रखना है। इन वित्तीय जो उपकरण है उसको पहुंच स्थापित करेगा यह कार्यक्रम, उसे उन्हें और भी अधिक विकसित और देश के अर्थव्यवस्था के रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक तंत्र के तौर पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह योजना आपको अच्छे से देख के जाना, शहर योजना क्लियर है। और अगर हम बात करें महिला उद्यमिता मंच की बात करते हैं, ये एकीकृत पोर्टल के रूप में जाना जाता है, जो क्या करता है, महिला उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो इसे पोर्टल के तौर पर आप ध्यान रखिएगा, पोर्टल के तौर पर इसे जाना जाता है। और इसका नीति आयोग ने वर्ष 2018 में इसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू किया। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म अर्थात एक संग्रहक के तौर पर इसे शुरू किया। वर्ष 2022 में यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में बदल गया, अर्थात हम क्या करते हैं, PPP मोड के आधार पर ये इसका क्रियान्वयन वर्तमान में कर रहे हैं। ये सब सारे फैक्ट को याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दिया करें। देखिए इससे क्या होगा ना, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने, उसके संदर्भ को अपने माइंड, कॉन्शियस माइंड में शामिल करने की एक प्रक्रिया के तौर पर देख सकते हैं। केवल कहानी के तौर पर प्रश्न को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या केवल PDF प्राप्त करने के उद्देश्य से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो देखिए अधिकतम लाभ आप नहीं प्राप्त कर पाइएगा। मुझे जिस प्रकार जितने अभी तक पढ़ाने का अध्ययन है विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, उससे मुझे यही सीख मिलती है, जो बच्चा लगातार है ना, लगातार लिखता है, लगातार लिखने की कोशिश करता है ना, लिखने की कोशिश करता है, उसकी सफलता का रेट हमेशा आगे रहता है। सफलता का जो रेट होता है ना, वो हमेशा आगे रहता है, क्योंकि वो गलतियां कम करता है। इस बीच गलतियां जो है ना, गलतियां वो क्या करता है, कम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसी के लिए आप कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर लिखें, जैसे 2 का B है, 2 का A है, क्या है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न को देखना है, निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया। तो ऑप्शन देखिएगा, राहुल बाजोरिया है, प्रांजुल भंडारी है, अरविंद पनगड़िया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न को अच्छे से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप 16वें वित्त आयोग को देख रहे हैं, उसकी अध्यक्षता की बात हो रही है, तो इसका मतलब यह सही उत्तर आपको अरविंद पनगड़िया नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, इसको तभी जांच सकते हैं इसके संदर्भ में जब संसदीय सलाहकार परिषद की बात आप समझते होंगे। तो ध्यान रखिएगा 16वें वित्त आयोग का गठन, ध्यान रखिए 16वें जो वित्त आयोग का गठन क्या हुआ, वित्त आयोग का गठन आपको अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में किया गया। कौन है, अरविंद आपको पनगड़िया के नेतृत्व में, याद रखना है पनगड़िया के नेतृत्व में। लेकिन इसके तहत 5 सदस्यीय एक सलाहकार परिषद भी गठित की जाती है। इसका अध्यक्षता ध्यान रखिएगा आपको पूनम गुप्ता कर रही है। कौन कर रही है, पूनम गुप्ता, याद रखिएगा पूनम गुप्ता, याद रखना है पूनम गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसके संदर्भ में समझने की आवश्यकता होगी, क्या क्या मुद्दे आपको इसके समझने हैं, तो सबसे पहले याद रखना है कि 16वें वित्त आयोग का गठन किन की अध्यक्षता में की गई, तो अरविंद पनगड़िया के। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा 15वें वित्त आयोग का गठन आपको किन की अध्यक्षता में किया गया। 16वां तो समझ में आ रहा अरविंद पनगड़िया, पर 15वें वित्त आयोग का अध्यक्षता किनके अध्यक्षता में की गई और इनका कार्यकाल क्या था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
और ध्यान रखिए इस वित्त आयोग में 5 सदस्यीय एक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रीय अनुपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक पूनम गुप्ता करेंगे, अर्थात पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में ही इस 5 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता होगी। तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस सलाहकार परिषद के अन्य सदस्य कौन होंगे? डॉक्टर डी के श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बजोरिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? इसके संदर्भ अगर प्रश्न पूछेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कार्यकाल अगर बात करें वित्त आयोग की तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि कवर करेगा और 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना है कि 31 रिपोर्ट जो 15वां वित्त आयोग की बात हो रही उसके संदर्भ में हो रही। अगर हम बात करें यह अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति इस संविधान को प्रारंभ 2 वर्षों के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक पाँचवें वर्ष क्या करता है, आप इससे पूर्व या तय समय से पूर्व जैसी आवश्यकता लगे या आवश्यक समझे इच्छा अनुसार यह स्विवेकीय, ध्यान रखिए स्विवेकीय शक्ति के तौर पर भी इसे हम लोग देखते हैं। तो यह राष्ट्रपति का स्विवेकीय शक्ति आवश्यक समझता है तो वो आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होंगे। यह थोड़ा सा आर्टिकल 280(1) का आप कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम यहाँ से प्रश्न पॉलिटी के सेक्शन में या करंट के सेक्शन में ऐड करके पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाने की आवश्यकता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको ज्योग्राफी के पार्ट में, करंट के पार्ट में पूछ सकता है। जैसे अरावाकू का जो काफ़ी है हाल के चर्चा का विषय बना हुआ था, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जैसे अराकू काफ़ी आंध्र प्रदेश के अलूरी जो सीताराम राजू जिले के अराकू घाटी में उगाई जाती है। क्या ये कथन सही है? या हम इसके संदर्भ में दूसरा देखते हैं, इसे जैविक कृषि विधियों द्वारा उपयोग करके इसकी खेती की जाती है। क्या ये दोनों कथन हमारे सही या गलत ही? या पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर इसके बारे में हम कुछ बात करें तो यह कथन जो है अराकू, देखिए 2019 में इसे जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। अगर हम बात करें यह जो अरावकू घाटी में, तो आंध्र प्रदेश के जो अलूरी सीताराम राजू जिला है वहां पर इसका उत्पादन आपको किया जाता है। यह पूर्वी घाट में है, यह भी याद रखना है, पूर्वी घाट में, जिसे आपको क्या है, पूर्वी घाट में आपको यह उत्पादन होता है। 2019 में आपको जीआई टैग दिया है, तो यह कथन हमारा सही है। अगर बात करें दूसरे कथन पर आते तो ध्यान रखिए जैविक कृषि विधियों को उपयोग करके इसकी खेती की जाती है। तो यह हाल के दिनों में जैविक कृषि जैसे ही भारत में बढ़ता है तो इस प्रकार की खेती पद्धति को भी बढ़ावा देने की बात की जाती है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ। तो इसका मतलब आपको सही, आपको प्रश्न में पूछ रहा है गलत कथन कौन है, तो आपको न तो 1 गलत है न तो 2 गलत है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3 का सी सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना है। इसके संदर्भ को और कुछ समझे तो ध्यान रखिएगा, इसका हम बात करते हैं। इस कॉफी में विशिष्ट स्वाद होता है, चॉकलेट, कार्मेल और सूक्ष्म फल युक्त अम्लता की विशिष्टता इसमें पाई जाती है। अरावकी कॉफी धनी एक सर्वश्रेष्ठ रोबस्टा पुरस्कार जीता है जो कैफे डी कोलंबिया प्रतियोगिता में के रूप में जाना जाता है। उस ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ रोबोटिका पुरस्कार इसे दिया जा चुका। अब ध्यान रखिए 2019 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो इसे भी याद रखना आप लोगों को। जीआई टैग प्राप्त करने वाले भारत के अन्य भारतीय कॉफी कौन कौन से, इसे भी याद रखना। जैसे कुर्ग अरेबिका है, वायनाड रोबस्टा है, अब चिकमंगलूर अरेबिका है, बाबा बुद्ध नरगिसरित अरेबिका है, केरल का मानसून मालाबार रोबस्टा है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको याद रखना है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को, कि भारत में जीआई टैग प्राप्त और भी कॉफी कौन कौन से। तो आपको दोनों सभी कॉफियां जो आपका नाम दिया गया उसको याद करके रहना है। उसके बाद हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देशों की बात करें तो ब्राजील है, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास है। ये थोड़ा सा याद रखना। अगर भारत के संदर्भ में बात करें शीर्षक 3 राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आपको शीर्ष 3 राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करते हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर हम जब आते हैं तो चीज़ों को देखते हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर लगातार दीजिए, तभी हम लोग समझ सकेंगे एक्टिव मोड में सभी बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों को जेन्युइन आपको क्या करना है, अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल कर लेना। देश की पहली, प्रश्न है देश की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा के रूप में चयनित निम्न में से कौन हुई है। जिससे इसे स्टार श्रेणी में रखिएगा, शायद यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे तो इसका सही उत्तर आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे राधा सिंह है, रानी कुमारी, सोनिया सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें इसके संदर्भ में तो ध्यान रखिएगा कौन है, एक मधु कश्यप है। हम पूरा नाम उसका बोले तो मानवी
मानवी मधु कश्यप, याद रखना है कश्यप। और यह कौन जिले से है? बांका जिले से। यह थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। इसके साथ साथ यह आपको ट्रांस वुमेन है, तो ट्रांस वुमेन यह है। और ट्रांस मेन दो हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रांस मेन कौन कौन है? आपको दो लोगों का नाम याद रखना है, बंटी कुमार जो आपको कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से। और एक का नाम याद रखना, रोहित झा। इनका नाम जरूर याद रखना दोनों लोगों का। यह कहाँ पर है? सीतामढ़ी से, याद रखना सीतामढ़ी से। तो ये दो थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। अब यह क्यों ऐसा, पहली बार ऐसा हुआ? क्योंकि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, अगर हम बात करें वर्ष 2021, ये डेट याद रखना है, वर्ष 2021 में पटना हाई कोर्ट जो है वो क्या करता है? वो एक निर्देश देता है राज्य सरकार को कि आपको बहाली करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अभी तक एलबीटी समुदाय से लोग, अभी तक इनको अधिक समाज में उनको स्थान नहीं मिला है, शासन प्रशासन में स्थान नहीं मिला है। इसी के बाद 2021 के नियम के बाद बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? तो ध्यान रखिएगा। प्रत्येक ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जिले में क्या करेगा? प्रत्येक जिले में आपको आपको एक जेंडर दरोगा, आपको क्या करेगा? थर्ड जेंडर दरोगा की नियुक्ति होगी और 4 कांस्टेबल की नियुक्ति होगी। 1/4 अनुपात याद रखना है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो इसी के संदर्भ में जब 21 में हुआ तो बहाली आता है दरोगा का, उसके बाद तो आपको प्रथम ट्रांस वुमेन दरोगा मिलता है बिहार में। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आप लोगों को। अगर हम बात करें तो बिहार पटना उच्च न्यायालय याद रखना 2021 में देता है, ऐसी अनुशंसा करता है थर्ड जेंडर की भर्ती के लिए। तो बिहार सरकार क्या करती है? प्रत्येक जिले के लिए थर्ड जेंडर की नियुक्ति के लिए 1 दरोगा सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल की तैनाती करने का निर्णय है। उसी के बाद आपको मधु कश्यप क्या करती है? देश की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बन जाती है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिए 2 ट्रांस मेन बनते हैं, जिसमें बंटी कुमार और ध्यान रखिए रोनित झा आपको याद रखना है। इसके बाद बिहार जनजाति जो जाति आधारित जनगणना की गई थी, उसमें बिहार में केवल 825 ट्रांसजेंडर है, जबकि 2011 के जनगणना अनुसार लगभग 40,827 ट्रांसजेंडर थे। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। भारत में एलबीटी समुदाय के लिए ध्यान रखिए कल्याण पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति का गठित किया जो इसके कल्याण संबंधित अनुशंसा करेगा। ये पहले के PYQ में भी शामिल किया गया। यहाँ से प्रश्न जरूर याद रखिएगा। और यह जो एलबीटी समुदाय का गठन किया गया था कल्याण के लिए, ध्यान रखिएगा जो अध्यक्षता की बात की जा रही है राजीव गौबा की, तो उसमें सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामले में 2023 के मामले में यह गठित की गई है। तो यह आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं, आपको बिहार के संदर्भ में, एक नेशनल संदर्भ में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न लगातार बिहार में पूछे गए, बीपीएससी में पूछे गए। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है? आपको विश्व धरोहर से लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं, काकतीय रुद्रदेव रमणप्पा मंदिर एक है, शांति निकेतन है, होशल का पवित्र समूह है, चेराई देव मोईदाम, ये आपको यह याद रखना है। तो अगर हम बात करें 2024 की बात करें या 43वें विश्व धरोहर की बात करें, तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। देखिए ध्यान ये क्या रखना है कि 2024 या 43वें, आपको इस बार 24 में इसका आयोजन किया गया। कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। इस आपको यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति का बैठक आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। कब आयोजित किया गया यह याद रखना है। तो 21 से 31 आपको जुलाई को आयोजित किया गया, यह फैक्ट याद रखना है। अब इसमें अध्यक्षता, इसका शुभारंभ कौन थे? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। समापन कौन किसके द्वारा किया? आरंभ अगर हम बात करें, आरंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा, समापन किन के द्वारा किया गया? तो ये फैक्ट थोड़ा याद रखना है। जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। और ये कौन है? यह शेखावत आपको केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 43 विश्व धरोहर सूची की बात करें, तो भारत में अगर अभी तक 43, जिसमें 35 सांस्कृतिक श्रेणी में आपको 7 कितना है? आपको प्राकृतिक श्रेणी में, और ध्यान रखना 1 मिश्रित श्रेणी में है। मिश्रित श्रेणी में आपको दिया गया है। टोटल आपको अभी तक विश्व धरोहर सूची। तो इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो होयसल जो काकतीय आपको जो
रुद्रेश्वर रजरप्पा मंदिर है, आपको यह 2023 में इसको यह शामिल किया गया था। शांति निकेतन को 2023 में किया गया। होयसल के लिए पवित्र जो मंदिर है, आपको ध्यान रखना है, इसको कब किया गया? 2023 को किया गया। अगर हम चरादेई मोईदाम की बात करें तो यह 2024 में किया गया, जो वर्तमान में किया गया था। इसका मतलब सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह फैक्ट को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके जाना है। 2024 में किसे गया? चराईदेव मोईदाम को दिया गया। तो यह आपको पांचवा का सही उत्तर क्या? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के फैक्ट को क्लियर करके जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में थोड़ा सा याद क्या रखना है कि बैठक कब आयोजित की गई, बैठक या जो सांस्कृतिक श्रेणी में इसको पुरस्कार दिया गया चराईदेव मोईदाम को, और यह विश्व विश्व यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। यह नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया। इस बैठक को 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक को। तो ध्यान रखें, ये सब सारे फैक्ट को याद रखना। अगर हम बात करें कि समापन में कौन किया? गजेंद्र सिंह शेखावत किया। और यह जो मोईदाम है, ध्यान रखिएगा, ओहोम राजवंश के सदस्यों के नर सदस्यों को दफनाने का अर्थात कब्रगाह के तौर पर जाना जाता है। और ये ध्यान रखिए 43वां विश्व धरोहर स्थल के तौर पर इसे शामिल किया गया। इसमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 कंचनगंजा जो मिश्र श्रेणी में है। तो ये फैक्ट याद रखना। 46वें में थोड़ा सा क्या याद रखना है कि यहाँ पर आपको 43वां विश्व धरोहर सूची है, यह कहाँ पर दिया गया? 46वें बैठक में दिया गया। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? ये थोड़ा सा संदर्भ को समझ के जाना है। तो यहाँ से चीज़ों को कवर करेंगे आप लोग। अगर इसके बारे में बात करें तो वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 168 देशों के लगभग 1199 संपत्तियों को शामिल किया गया। ओहोम राजवंश की स्थापना, ध्यान रखिएगा, कब? 1228 ईस्वी में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी के में किया गया, जो 600 वर्षों का इतिहास की संपूर्णता अपने साथ रखता है। वहीं इसकी प्रतीक चिन्ह की बात करें, 46वीं जो बैठक हुई थी विश्व धरोहर समिति की बैठक, तो हम्पी के विश्व धरोहर स्थल से प्रेरित थी। तो यहाँ से प्रश्न आपसे एक पूछा जा सकता है, जो बैठक आयोजित की हुई उसमें प्रतीक चिन्ह कहाँ के से संदर्भित? तो हम्पी का जो विश्व धरोहर स्थल है उससे जुड़ा हुआ था। अगर हम विजया विठल मंदिर की बात करें, पत्थर के रथ की बात करें, स्थापत्य कला की भव्यता, मूर्ति कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। और प्रतीक चिन्ह टैगलाइन सह नो रथ यश, याद रखिएगा, सह नो यश, जिसकी अंग्रेजी में अर्थ क्या है? हमारा गौरव बढ़े। और यह टैगलाइन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तैत्तिरीय उपनिषद, जिसका एक पॉइंट है वो 1.3.1 से लिया गया है, जो वहाँ पर लिखा गया। इस जो हमारे पूर्वज के सभी विकास की इच्छा का प्रमाण माना जाता है। तो ये सब थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा। टैगलाइन क्या उपयोग किया गया, इस बैठक का अध्यक्षता किसने, उद्घाटन किसने किया, समापन किसने किया, किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, कितने श्रेणियों में यह अभी तक मिल चुका है, ये सब फैक्ट याद रखना। अगर हम बात करें वर्ष की बात करें तो वर्ष याद करके जाना। अगर हम धौलावीरा की बात करें 2021 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। सब सारे फैक्ट को याद करके जाना है या रिवीजन करके जाना है। चलिए, अगर छठे नंबर प्रश्न पर आते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको यह एमसीक्यू सीरीज कैसा लग रहा है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हमारे जो यूट्यूब के लिंक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो 6 AM में क्या होता है, आपको ये लिंक उपलब्ध हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको यह उपलब्ध हो जाएगा वीडियो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वेट नहीं करेगा किसी चीज़ को शेयर करने का। तो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको यह चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। तो आप ये सब चीज़ नॉर्मल जो चीज़ें होती सपोर्ट करने का तरीका होता है वो ज़रूर अपनाएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिले, और आपके लिए बेहतर हम लोग चीज़ों को लेकर आ पाए। इसके बाद जैसे ही 70वीं पीटी समाप्त होगा, हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं, 70 मेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से लाने के लिए। तो वो सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। तो सपोर्ट के बिना ये सब चीज़ नहीं हो पाती है। जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने ग्रुप में से नहीं कीजिएगा, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? बड़े हम लोग तो खिलाड़ी हैं नहीं। बड़े खिलाड़ी तब बनेंगे जब हमारे पास कुछ लोग सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेने के बाद वो अपने चीज़ों को अपने प्लेटफॉर्म पर हमें प्रमोट करेंगे, या कहीं भी इंटरव्यू सेशन देता है तो हमारा नाम लेंगे, हमारी टीम का नाम लेंगे। तो यह प्रमोशन का एक जरिया होता है। हम लोग ऐड करके खर्चा नहीं करते। हमारा रिजल्ट उन्हीं से साथ होगा जिनके साथ हम लोग पीटी मेंस प्लस इंटरव्यू काम करेंगे। ऐसे नहीं तो चाहते तो बहुत लोगों को खरीदा जा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं। जब तक आपका पीटी नहीं निकलेगा, जब तक मेंस नहीं निकलेगा हमारे प्लेटफॉर्म से, जब तक इंटरव्यू नहीं निकलेगा, तब तक हम आपकी चीज़ों को लोग सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस सब सारी चीज़ों को समझिएगा, हम ओरिजिनल कैंडिडेट को ही सामने लाएंगे। तो यहाँ पर आपको जब तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, एक्टिव नहीं रहिएगा, तो कैसे हम इन सब चीज़ों को दूसरों को सामने उपलब्ध करा सकते हैं? तो थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करिए। चलिए,
कुल बात करते हैं तो 6ठे नंबर प्रश्न पाते हैं। तो देखिए 6ठे नंबर प्रश्न को भी थोड़ा सा अच्छे से कवर करके जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। देखिए एक भारतीय खिलाड़ी है, आपको विजय अमृत, उनके संदर्भ में ध्यान रखिएगा। वह वर्ष 1973 में वह लंदन और यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। तो साथ ही साथ भारतीय टेनिस के दिग्गज दिग्गज जो सानिया मिर्जा है, उनके साथ इनको इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कौन सा कथन सही पूछ रहा था? इनको विजय अमृत राजू को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम होता है उसमें शामिल किया गया, प्रतिष्ठित सम्मान होता है। आपको तो ध्यान रखना है, इसमें इसके संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो अगर हम बात करें पहले कथन पर आते, तो ध्यान रखना पहला कथन जो वर्ष 1973 में, यह कथन हमारा सही है। पर दूसरे कथन की बात करिए, सानिया मिर्जा ना होकर ध्यान रखिएगा किनका नाम याद रखना है आपको, यह लिएंडर पेस का नाम याद रखना है। इनके द्वारा इनको दिया गया, इनके साथ इनको शामिल किया गया, लिएंडर पेस, पेस के द्वारा इनको शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में। दोनों भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया। तो इसका मतलब कथन आपका कौन सा सही हो जाएगा? कथन एक सही हो जाएगा दिए गए कथन के अनुसार। तो चलिए आपको इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें याद रखनी। क्या याद रखनी? जैसे लिएंडर पेस और जो विजय अमृत राज, उनको इस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और यह टेनिस जो है प्रतिष्ठित संस्थान होता है, संग्रहालय होता है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगर अमृत राज की उपलब्धियां हम देखें तो विजय अमृत राज के, तो 1973 में यह विंबलडन और यूएस ओपन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट राउंड तक पहुंचे थे 1983, और 1984 में फ्रेंच ओपन में थर्ड राउंड तक पहुंचे थे। विंबलडन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। अमेरिकी ओपन 1993 और 73 और 74 में आपको क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। तो बहुत वर्षों में हालांकि उनकी जीत दर्ज नहीं हुई थी। ध्यान रखिए ये उपलब्धि देती है। हम कब बात कर रहे हैं? 73, 74, 80, 90 दशक की बात करें, जहां पर भारत में संसाधनों की कमी थी, उस वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जैसा अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से इनकी उपलब्धियां कम नहीं आकी जा सकती। तो इसी के साथ लिएंडर पेस की बात करें, उन्होंने युगल और मिश्रित युगल में 18 ग्रैंड स्लैम्स खिताब जीते हैं और पूर्व युगल विश्व नंबर 1 खिलाड़ी भी बन चुके हैं। तो यह उपलब्धि इनका था लिएंडर पेस के बारे में। वर्ष 2001 में पद्मश्री इनको दिया गया, 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके संदर्भ में लिएंडर पेस और विजय अमृत राज्य की उपलब्धियां काफ़ी बृहद तरीके से टेनिस खिलाड़ी के तौर पर उभर के आई थी, इसलिए इसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो फैक्ट थोड़ा सा याद करके जाना है इनके संदर्भ में। चलिए आगे बात करते हैं, 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 7वां नंबर प्रश्न? कि भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। क्या यह कथन सही है या गलत है? अगर हम दूसरे कथन को देखते हैं तो यह वित्त वर्ष 2022-23 की रक्षा उत्पादन का मूल्य आपको 1.08 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 16.7% की वृद्धि को दर्शाता है। कौन सा कथन सही है? अगर इसके संदर्भ को देखें तो कुछ चीज़ों को समझने का सबसे पहले प्रयास करना। देखिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक आंकड़ा याद रखना, यह आपको 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष जो 22-23 की तुलना में आपको कितना है? 16.67% की वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात 22-23 में हमारे कितना आपको उत्पादन किया गया था? 1.08 लाख करोड़। तो यहाँ पर 16.7% की वृद्धि को दर्शाता है। दूसरे इसका लक्ष्य क्या है? तो भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन लक्ष्य 28-29 तक 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, स्वदेशी रक्षा उत्पादन का लक्ष्य 28-30 तक कितना है? तो आपको याद रखना है इसका लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपया तक रखा गया उत्पादन के लिए। अगर हम बात करें वर्ष 2023-24 के लिए दौरान उत्पादन के कुल मूल्य में रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों और अन्य पीएसयू के द्वारा लगभग 79.2% तथा निजी क्षेत्रों द्वारा 20.8% का योगदान किया गया। तो आपको निजी भागीदारी और सार्वजनिक भागीदारी भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक भागीदारी की बात करें तो ये लगभग 80% के आसपास है, याद रखिएगा, और यहाँ पर 20% कम से कम याद रखना है। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा कवर करके जाना है कि हम उत्पादन में दौरान 23-24 के वित्तीय वर्ष के उत्पादन में
कितना सार्वजनिक उत्पादन हुआ है, कितना निजी उत्पादन हुआ है, इसे थोड़ा सा आंकड़े प्रतिशत के तौर पर याद करके जाना है। अगर हम बात करें रक्षा निर्यात में, तो वित्त वर्ष 2022-23 में आपको 15,900 करोड़ रुपये, वहीं 23-24 में 21,083 करोड़ रुपये, और 28-29 तक इसका लक्ष्य रखा गया 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने। निर्यात करना था, दूसरे देशों को हम भेज सके, वस्तुएं बेच सके, यह हमारा बृहद उच्चतम स्तर रखा गया। तो इसे फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। 47 तक के भी लक्ष्य निर्धारित किए गए, जहां पर हम लोग अपना उपयोगिता लक्ष्य बना कर रखे। अगर बात करें इसके संदर्भ में, तो भारत 2024-25 में अपना रक्षा बजट लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। वर्ष 2022 वर्ष 2023-24 में आपको 4,35,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। साथ ही पूंजी अधिग्रहण की बजट आपको 75% स्थानीय कंपनियों से खरीद के लिए निर्धारित किया गया। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। जो बजट आपका 23-24 था, उसमें ध्यान रखिएगा। जो हम अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, उसमें आपको 4,35,000 की हो रही है। वर्तमान बजट की बात करें तो 6.21 लाख का बजट आवंटित किया गया रक्षा क्षेत्र में। ये सब थोड़ा सा फैक्ट जरूर याद करने की आवश्यकता है। तो प्रश्न पर आते तो देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, कथन एक में दिया गया है आपको 1.27 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड उच्च स्तर पर। आपको वर्ष भी सही है, तो इसका मतलब यह कथन आपका सही हो जाता, कथन वन। और दूसरे कथन पर आते हैं, तो ध्यान रखें वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य 0.8 लाख करोड़ रुपए के रुपये की तुलना में कितना वृद्धि दर्शाया, 16.7% वृद्धि। अर्थात यह भी कथन हमारा सही है। तो कथन सही कौन होगा, ऑप्शन डी आपको सही उत्तर हो जाएगा। 7 का क्या होगा, डी होगा सही उत्तर। इस फैक्ट को याद रखना है। क्लियर है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष। देखिए आधार वर्ष की चर्चा है। इस वर्ष आपको 10 वर्षों के बाद इसका निर्धारण हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि शोषण शोषण संशोधन के लिए समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। रामा रावत सिंह के नेतृत्व में, रोहित जुखाड़े के नेतृत्व में, विश्वनाथ गोल्डर के नेतृत्व में, या सुचिता कलेकर के नेतृत्व में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह जो सांख्यिकी, ध्यान रखिएगा सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन जो है, कार्यान्वयन मंत्रालय मंत्रालय ने क्या किया, एक सकल घरेलू उत्पाद था जीडीपी की बात करते हैं, उनके आंकड़ों के लिए आधार वर्ष तय करने की बात करता है। आधार वर्ष तय करने की बात करता है। जो पहले कितना हुआ करता था, अब ध्यान रखिए पहले आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था, अभी 12 है। अभी तक जब तक नहीं समिति अनुशंसा कर लागू नहीं कर दी, ये आधार वर्ष यही होगा। इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके संदर्भ को थोड़ा समझे हम। तो ये आधार वर्ष की बात हो रही है। तो आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष आप उससे क्या कर सकते हैं, थोक मूल्य, थोक जो मूल्य होता है, थोक मूल्य सूचकांक सूचकांक की बात कर लें, या उत्पादक उत्पादक मूल्य सूचकांक की बात कर ले, सूचकांक की बात कर ले, या इसके अतिरिक्त हम उपभोक्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात कर ले। तो ये सब आंकड़े जब निकालने होते हैं तो आधार वर्ष की आवश्यकता होती है। इसी के लिए यह कमेटी गठित की गई, जो आपको जो नई आधार वर्ष है 2020-21, ध्यान रखिए 20-21 को आधार वर्ष मान के प्रस्ताव दिया जाए, ताकि हम फिर से नए आंकड़ों का वर्तमान स्वरूप में इसका आकलन कर सके। इसके लिए ध्यान रखिएगा विश्वनाथ गोल्डर के नेतृत्व में आपको क्या किया गया, इसकी अध्यक्षता में आपको यह कमेटी का गठन किया गया। तो ये सब सारे फैक्ट को याद रखना। 8 का सही उत्तर क्या होगा, 8 का उत्तर सही उत्तर सी हो जाएगा। इस थोड़ा सा फैक्ट को याद करके जाना है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, हम अगले प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि इसके संदर्भ को हम समझेंगे। 1 सेकंड, पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए। चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण, जिसे हम लोग ISA कहते हैं, के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। अर्थात इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए, 1-2 कथन है, तो इसको विचार करने की बात कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं वर्ष 2024 में ये अपनी स्थापना का 30वां वर्षगांठ मना रहा है। क्या ये कथन सही है? और यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। तो अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा जो ISA है वो वर्ष 2024 में अपना
30 वर्षगांठ बना रहा है, 30 वर्षगांठ बना रहा है, तो इसका मतलब यह जब कथन होगा तो यह कथन क्या सही हो सकता है, इसे ध्यान रखना है। रीजनिंग टाइप का प्रश्न यहाँ पूछा गया है। जैसे अगर यह कथन सही है तो यह कथन गलत हो जाएगा, यह भी आपको फैक्ट याद रखना। अगर यह कथन आपके नज़र में सही है तो यह क्या सही हो सकता है, तो अपोजिट, जस्ट अपोजिट। अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, दूसरा गलत, पहला गलत है तो दूसरा सही होगा, अर्थात इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरीके के रीजनिंग प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई एक ही उत्तर इसका सही होगा, दोनों उत्तर सही नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो यहाँ 38वां वर्षगांठ मना रहा है, तो 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब 2024 से 30वां कब हम लोग आ जाएंगे, आपको किस वर्ष जाएगा 2024, तो ध्यान रखना वर्ष 1994 इसका 30वां वर्ष मना रहा है। तो इसका मतलब यह आपका कथन गलत हो जा रहा है। ऑप्शन आपका एक सही है, दो गलत है। तो इस तरीके से कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, अर्थात 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न बनाने में मजा आ रहा है, रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। अगर एक उत्तर सही है तो दूसरा अपोजिट गलत होगा। इस तरीके से भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, तो आपको उस तरीके से उत्तर देने की आवश्यकता होगी। इसके संदर्भ में अगर कुछ चीज़ों को देखें तो ध्यान रखिएगा, जब संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की बात करते हैं, के अंतर्गत आने वाली एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण अपनी 30वीं वर्षगांठ का मनाई। अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1994 में स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर इसका मुख्यालय कहाँ, किंगस्टन जमैका में है। इसमें वर्तमान में 168 सदस्य देश है और यूरोपीय यूनियन भी इसका सदस्य है। अब ध्यान रखिएगा, इसके विश्व में महासागर कुल क्षेत्रफल का 54% शामिल है। इसके संदर्भ को याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें को दी गई, जहाँ पर इसके संगठन की बात कर रहा है, जहाँ नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक जो पैसिफिक ओशियन के संगठन की बात हो रही है, इंडियन ओशन में कौन कौन सा संगठन है उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो इसके संदर्भ में जो इसके कुल समग्र की बात करता है, ये थोड़ा सा सोर्स के आधार पर देख लीजिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इसका उद्देश्य की बात करें तो यह निर्जीव समुद्री संसाधन में अन्वेषण और उपयोग की देखरेख की बात करता है, अर्थात सभी को समान अधिकार देने की बात करता है। यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करके जाना है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिक्स सम्मेलन आपको हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, तो ब्रिक्स आपको शिखर सम्मेलन हो या उससे संबंधित महत्वपूर्ण और भी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो देखिए 10वें नंबर प्रश्न में है कि 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। अर्थात पहला कथन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसके संदर्भ में 11-12 जुलाई 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। तो यह भी कथन सही है, बिल्कुल यह कथन सही है। और तीसरे कथन पर हम आए तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तीसरे कथन में बात करें, इस बैठक के लिए अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस आदि देशों को आमंत्रित किया गया। क्या यह कथन सही है? तो यह भी कथन 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच के संदर्भ में सही है। तो इसका मतलब सही उत्तर कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। यहाँ पर गलत आप लोग कर लीजिएगा ताकि ऑप्शन आपका सही हो जाए। देखिए करेक्शन टीम थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। नए नए करेक्शन टीम आई है तो थोड़ा सा चीज़ों को सपोर्ट करने की आवश्यकता। चलिए, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर गलत उत्तर है, गलत कौन सा है, तो इसमें से कोई नहीं उत्तर गलत होगा। थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए हम इसके संदर्भ में कुछ बातों को याद रखेंगे। तो ध्यान रखना है क्या है कि जब यह किस विषय पर आयोजित किया गया था, सम्मान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने के सांसदों की भूमिका के संदर्भ में आयोजित की गई थी। 11 से 12 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित की, जिसकी भारत की ओर से प्रतिनिधि ओम बिरला के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। अगर बात करें ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन है। 5वां सदस्य के तौर पर 2010 में दक्षिण अफ्रीका आया है। ये सब फैक्ट याद रखना। अगर बात करें कि वर्तमान में आपको 22 से 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया, ये फैक्ट याद रखना। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। इस प्रमुख जो सदस्य है, आपको 1 जनवरी हम बात करें, 1 जनवरी को अर्जेंटीना के ना जुड़ने पर, अर्जेंटीना, ध्यान रखें, अर्जेंटीना एक देश है जो वो मना कर दिया। उसके बाद 9 सदस्य देश अभी वर्तमान, रूस है, चीन है, भारत है, ईरान है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, इथोपिया। अब मिस्र के बारे में याद रखना, मिस्र क्या करता है, मिस्र है ना, मिस्र अभी भी यह संसद में बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 9 सदस्य हैं, पर अभी तक न मिस्र ने इसकी सदस्यता को त्यागा है, अर्थात जो आग्रह किया गया था शामिल होने के लिए, न इसे एक्सेप्ट किया, न इसे डिक्लाइन किया। तो इसे थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है कि अभी वर्तमान में 9 सदस्य हैं, बाकी चीज़ों को
कवर करके जाइएगा। अगर चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 11वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। चांदीपुर वायरस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब ध्यान रखिए, चांदीपुर वायरस लगातार चर्चा का विषय था। गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में भी इसके वायरस देखने को मिले थे, तो यह चर्चा का विषय था। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, चांदीपुर वायरस रबोडोविरिडे फैमिली का एक आरएनए वायरस है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन हमारा सही है। अगर हम बात करें इस वायरस की वजह से बच्चे की दिमागी बुखारी अर्थात इन्फ्लेटाइटिस की बात का शिकार हो सकते हैं, क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल यह भी कथन हमारे सही है, इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। वर्ष 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर में चांदीपुर गांव से इस वायरस का प्रभाव देखा गया था। क्या यह कथन सही है? तो यह भी कथन हमारे सही है। 1966 में पहली बार आपको देखने को मिला था, कहाँ? नागपुर में, महाराष्ट्र में। तो इसी के जगह चांदीपुरा जगह के नाम पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया। तो इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है, गलत कथन कौन है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा गलत, हमारे सभी कथन हमारे सही है। ये फैक्ट को याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। इसके संदर्भ, गुजरात का एक गांधीनगर में स्थित एक गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने चांदीपुरा जो वेसिकुलो वायरस है उसकी एकमात्र पूर्ण रूप से मैप लिया और उसमें जीनोम प्रकाशित किया। इसके बाद पुष्टि करता है वायरल संक्रमण के बारे में, जो जुलाई अगस्त के प्रकोप का दौरान गुजरात के इन्फ्लेटाइटिस मस्तिष्क सूजन के कम से कम 1/3 मामले कारण बना था। ये सब याद रखना फैक्ट। इसमें आप लोग को इन्फ्लेटाइटिस बुखार या मस्तिष्क सूजन भी हो जाता है, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। और आपको याद होगा जो राष्ट्रीय टीकाकरण है इसमें भी इसे शामिल किया किया जा चुका है। तो ये सब फैक्ट याद रखना। चांदीपुरा वायरस की हम बात करें तो ये आर्बो वायरस, ध्यान रखिएगा, आर्बो वायरस रेबिडो विरिडे फैमिली का या वेजिकुला वायरस जीनस के संबंधित है। यह फैक्ट याद रखना। इनका नाम, फैमिली नाम याद रखना। चांदीपुरा वायरस सेंट फ्लाई जो उसके विभिन्न प्रजातियों द्वारा फैलता है, जिसमें आपको विभिन्न नाम से इसके पुकारा जाता है। ये सब फैक्ट याद रखना। इस 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ये सब फैक्ट थोड़ा सा कवर करके जाने की आवश्यकता होगी। 12वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। देखिए यह भी याद रखना, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको हो सकता है इससे भी प्रश्न पूछ सके। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से प्रश्न पूछेगा, या राष्ट्रीय जो मिशन है ANQQ आपको वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, या सफर जो है वहाँ से जो प्रदूषक के बारे में बात होता है ना, प्रदूषक कौन कौन सा प्रदूषक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और पहले के MCQ में आपको ये सब सारे फैक्ट दिए जा चुके हैं, तो यहाँ से किसी भी रूप में आपको प्रश्न पूछ सकता है। अभी हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण का चर्चा लगता रहा, बहुत हाई क्वालिटी का प्रदूषण वहाँ बढ़ गया था, तो ये सब चर्चा का विषय था। तो आपको ये प्रदूषक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, याद करके जाइएगा। प्रदूषक शहर कौन है, और आपको हर संस्था के द्वारा अलग अलग शहरों का नाम दिया जाता है। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसे CREA कहते के द्वारा, ध्यान रखें, के द्वारा भारत का सबसे प्रदूषित शहर निम्नलिखित में से कौन है? बर्नीहाट है, नई दिल्ली है, गाजियाबाद है, बेगूसराय है। तो ध्यान रखिए इसके संदर्भ में, अगर इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें कि सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन है, बर्नीहाट। आपको ध्यान रखना है यह बर्नीहाट कहाँ है, यह भी फैक्ट याद रखना है कि बर्नीहाट आपको जो यह शहर है आपको असम मेघालय, असम जो मेघालय है, मेघालय उसकी सीमा पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यह अभी वर्तमान में इस रिपोर्ट के आधार पर, जो CREA रिपोर्ट है उसके आधार पर आपको क्या है, सबसे प्रदूषित शहर है भारत का। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, जनवरी टू जून 2024 का रिपोर्ट दिया। टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी की बात करें, बर्नीहाट, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, भागलपुर। याद रखना बिहार का जो भागलपुर है वो कितने नंबर पर? 5वें नंबर पर। यह भी फैक्ट याद रखना। श्री गंगानगर आपको याद है, ग्रेट नोएडा है, मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर। आपको ये सब फैक्ट याद रखना। बिहार टॉप 10 में बिहार के 2 शहर आते हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बात करें कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की बात करें तो जून 2024 तक ये अवधि में कवर किया। यह मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन है, जो व्यापक स्तर पर अवलोकन करता है। दिल्ली तीसरे सबसे प्रदूषित शहरों में से आपको, जहाँ पर PM 2.5 का स्तर 102 आपको उससे ऊपर आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल के तौर पर देखने को मिला। हम देखिए NAAQS की बात करते हैं, राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों से अधिक है। आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा, इसमें कौन कौन से प्रदूषक शामिल होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। आपको पहले के MCQ सीरीज में आपको सभी के प्रदूषकों का सीरीज बताया जा चुका है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से प्रदूषक है शामिल होते हैं, सफ़र में कौन कौन से प्रदूषक शामिल होते हैं, NAAQS में कौन कौन से प्रदूषक शामिल किए जाते हैं, तब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें कि आपको शामिल किए गए शहरों 256 शहरों में 163 शहरों में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों अर्थात NAAQS के वार्षिक स्तर के अधिक प्रदूषण अर्थात जिसमें 40 आपको निर्धारित किया गया है घन मीटर, तो वो आपको उससे अधिक है। अब असम मेघालय की सीमा पे स्थित बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इससे आपको इस जो संस्था के द्वारा जो जारी किया जाता है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा, उसके अनुसार जहां PM2.5 का औसत सान्द्रता 140 आपको घन मीटर माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है। ये फैक्ट याद रखना। भारत शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में से 3 हरियाणा में है, दो राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, और एक दिल्ली में है, असम बिहार में स्थित है। ये सब फैक्ट याद रखना। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 प्रदूषकों को के तौर पर शामिल करता है, जिसमें हम भू स्तरीय ओजोन की बात करते हैं, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपको अमोनिया, लेड, सीसा, भूस्तरीय ओजोन, एयरबोर्न पार्टिकल, ऐसे आपको जो पार्टिकल है वो आपको ऐसे प्रदूषक जो भारत के मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, वो भूस्तरीय ओजोन और एयरबोर्न पार्टिकल्स माना जाता है। ये सब सारे फैक्ट को याद रखना। यहाँ पर कुछ चीज़ याद रखना। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको मुजफ्फरनगर दिया गया है, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे इरर हो गया है, मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरपुर पढ़ लिया है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लेना आप लोगों को। होता है कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है जल्दी पढ़ने के दरमियान। तो आपको याद रखना बिहार का एक भागलपुर इसमें शामिल है। आपको मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर यूपी में आता है, यूपी में आता है, इसे याद रखना है। क्लियर है। तो आपको टॉप 10 में बिहार का एक शहर है जिसका आपको भागलपुर याद रखना है, भागलपुर नाम याद रखना है। क्लियर है। थोड़ा सा इरर हो गया, क्षमा चाहता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं 13वें नंबर प्रश्न पर। चलिए कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है। चलिए, एक टाइफून गेमी नाम का एक चर्चा में था तूफान, तो हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में वो विषय बना हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश में ये अपना प्रभाव छोड़ा? चीन, ताइवान, फिलीपींस, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको जब पूछे जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन जो दिए रहेंगे ना उस उत्तर के, उसके अनुसार देना है। अब मान लीजिए इसके ऑप्शन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, चीन आपको बनाया जा सकता है, ताइवान बनाया जा सकता है, ताइवान और फिलीपींस एक साथ बनाए जा सकते हैं, फिलीपींस, और दूसरा ऑप्शन में चीन प्लस चीन और ताइवान बनाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन यह भी बनाया जा सकता है, फिलीपींस फिलीपींस और प्लस ताइवान बनाया जा सकता है। और लास्ट में ऑप्शन उपरोक्त सभी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना, ये तीनों जगह आपको, ये 3 शहर में आपको 3 देशों में इसका प्रभाव आया था, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको डी में जाना है, या इस प्रकार के भी ऑप्शन बनाए जा सकते जो ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बहकर आप सीधा उत्तर मार दीजिएगा। क्लियर है। थोड़ा देर समझने की आवश्यकता होगी, कुछ देर पढ़िएगा, चीज़ों को, ऑप्शन को देखिएगा किस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर 13 का क्या होगा? सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 का डी। चलिए इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको टाइफून गेमी के कारण भारी वर्षा हुई, जिसका पूर्वी चीन, ताइवान, फिलीपींस व्यापक क्षति हुई। अब हेरिकेन, जिसकी इसकी उत्पत्ति के स्थान के आधार पर इसे हेरिकेन, टाइफून, चक्रवात कह सकते हैं। इनके सभी प्रकार के तूफान वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखिए, टाइफून जो चीन और सागर प्रशांत महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा तो उसे टाइफून बोलते हैं। हरिकेन, ध्यान रखिए, वेस्ट इंडीज, आइसलैंड जो कैरिबियन है सागर अटलांटिक महासागर में आता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के तौर पर जाना, उसे हरिकेन कहेंगे। या हम पश्चिमी अफ्रीका के गिनी क्षेत्र या दक्षिणी यूएसए में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसे टर्नेडो बोलते हैं। या उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा तो वहाँ विलीज कहते हैं। या उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हिंद महासागर क्षेत्र में आएगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात या मानसून के तौर पर भी इसे हम लोग जानते हैं। या सॉरी, मानसूनी चक्रवात के नाम पर हम लोग जानते हैं। चक्रवात डायरेक्ट हम लोग चक्रवात बोलेंगे तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी बोला जाता है डायरेक्ट हिंद महासागर क्षेत्र में। तो अलग अलग नामकरण इसका किया जाता है। ये सब सारे फैक्ट याद करके जाने, ज्योग्राफी के पार्ट में ये सब आप लोग पढ़ते होंगे। चलिए 14वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जेम के बारे में लगातार प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम।
ई लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 12 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध कराए गए। इनमें से कौन सा आधिकारिक भाषा को शामिल नहीं किया गया? असमिया बंगाली है, अंग्रेजी गुजराती है, हिंदी कन्नड़ मलयालम, मराठी उड़िया पंजाबी, सिंधी मैथिली, या बोडो और डोगरो। तो ध्यान रखना इसके संदर्भ में इसमें पूछ रहा है कि कौन सा 12 भाषाएं आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसमें कौन कौन शामिल नहीं है। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो ध्यान रखिए, अगर हम इसके संदर्भ को देखें तो 12 आधिकारिक भाषाओं में असमिया बंगाली अंग्रेजी गुजराती हिंदी कन्नड़ मलयालम मराठी उड़िया पंजाबी तमिल तेलुगु को शामिल किया गया, अर्थात हमारा बोडो सिंधी मैथिली और डोगरी शामिल नहीं है। तो आपको इसको ध्यान में रखने का। और हम आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है, उसको चिन्हित किया गया, उसकी बात हो रही है। इस फैक्ट को याद करना है। अगर हम बात करें वर्ष 2024 शुरू किया है ई गवर्नमेंट जो मार्केट प्लस है, ध्यान रखिएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ई लर्निंग मार्केट प्लस लर्निंग सिस्टम वर्ष 2024 शुरू किया गया। अभिनव पहलों का परिचायक है। अगर जेम की बात करें तो यह 100% सरकारी स्वामित्व वाला राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जो वर्ष 2016 में से शुरू किया गया था। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया। वर्तमान में इसकी बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 और जो ऑप्शन 6 दिया वो शामिल नहीं है। बाकी 1 2 3 4 सही है। तो कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है? तो यह 5 और 100 किस में शामिल नहीं है? 5 और 6 ऑप्शन डी में आपको देख रहा है कि सही नहीं है। तो आपको 14 का क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा सही। चलिए अगला बात करते हैं, 15वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्स खान कविस्ट जो है के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन? कि इसका 21वां संस्करण 27 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य उलान बटार में क्या हुआ? आयोजित किया गया। इसके कुल देशों 23 देशों ने सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ। क्या ये दोनों कथन सही है? तो बिल्कुल ये दोनों कथन हमारे सही है। अगर हम बात करें तो यह 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आयोजित किया गया उलान बटोर। तो उलान बटोर याद रखना है कहाँ है? तो उलान बटोर आपको मंगोलिया की राजधानी है। तो मंगोलिया में आयोजित किया गया था ये, तो मंगोलिया की राजधानी है तो उलान बटोर, वहाँ पर इसका आयोजन किया। तो यह कथन सही है। इसमें कुल 23 देश सैन्य से अभ्यास किए, जहाँ पर बहुत से लोगों ने भारत के 40 से कर्मी शामिल हुए थे। ये फैक्ट याद रखना है। तो ये दो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ना तो 1 है ना तो 2 है। तो अर्थात 15 का सही उत्तर क्या होगा? 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। फैक्ट के तौर पर याद रखना है। अगर हम बात करें कि जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्स खान कविस्ट है, तो सबसे पहले ध्यान रखना ये 23 देशों के द्वारा 23 देशों इसमें भागीदार हुआ। अगर पहली बात करें तो जुलाई 2023 में मंगोलिया में आयोजित किया था। इसका पिछला संस्करण आपको आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई शस्त्रों के बाद में धीरे धीरे इसमें और भी देश कुल 23 देश शामिल हो गए। ये फैक्ट याद रखना है थोड़ा सा। इसका आयोजन वर्तमान में 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक, 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आपको मंगोलिया में आयोजित किया गया। ये फैक्ट याद रखना। भारत और मंगोलिया के बीच 2 अन्य सैन्य अभ्यास होता है, जिसे द्विपक्षीय नोमडेमिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। 16वां द्विपक्षीय नोमडेमिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जुलाई 2024 में विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। तो फैक्ट याद रखना है कि 16वां द्विपक्षीय नोमडेमिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? मेघालय के उमरोई में हुआ है। तो यह भारत में हुआ। तो फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, जो 16वां संस्करण था। इस तरीके से आप देखते हैं। क्लियर है? तो चलिए 16वें नंबर प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किन को 142वें सत्र में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में सर्वसम्मति से फिर से चुना गया? वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, नीता अंबानी, विनोद कांबले। तो देखिए इस प्रकार सीधे प्रश्न आपका उत्तर होना चाहिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, ऐसा नहीं कि पहले प्रश्न नहीं पूछा गया। इसका सही उत्तर याद रखना है कि आपको इसके संदर्भ में अब है भारतीय जो भारत की ओर से यह है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना अध्यक्ष इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आपको थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक, याद नाम रखना है। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष याद रखना वीके लस, याद नाम रखना वीके लस। कम से कम इतना भी तो याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुआ था? 23 जून। आपको याद रखना 23 जून आपको 1894 इसका स्थापना किया गया था। क्लियर है?
इसके संदर्भ में इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय भी याद रखना है, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन में है। मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है इसका है, मुख्यालय आपको लाजेन याद रखना है, सॉरी लाजेन, लाजेन याद रखना है। अब नीता अंबानी को इससे पहले कब आपको 2016 में आपको रियो जूनियर ओलंपिक में पहली बार शामिल होने के लिए नियुक्त किया गया था, दूसरी बार आपको नियुक्त वर्तमान में किया गया, सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है। चलिए अगर इसके बारे में कुछ और बात करें तो 24 जुलाई 2024 को इसकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की घोषणा की कि नीता अंबानी को 142वें सत्र में भारत की ओर से आईओसी के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। इससे पहले उन्होंने 2016 में इसका चयन किया गया, नियुक्ति किया गया था। और नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक भी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो गैर लाभकारी संगठन है। उसका सर्वोच्च प्राधिकरण भी माना है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन में है। और यह 23 जून 1894 में पीरे डे कॉम्बेंटिन के द्वारा इसका स्थापना किया। प्रथम अध्यक्ष आपको विकेलेस है और वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है, कम से कम वर्तमान ये सब चीजें याद रख के जानी है। चलिए 17वें नंबर प्रश्न पाते हैं। तो ये कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया? मध्य प्रदेश है, असम है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को सीधे रूप से शामिल आपको याद होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को न्यू एजुकेशन अर्थात नेप को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? आपको यह मध्य प्रदेश ही है। ये सब फैक्ट याद रखना। नई नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगर हम बात करें इसके संदर्भ को जरूर याद रखना। अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ चीज़ों को तो अमित शाह के द्वारा आपको ध्यान रखें, इंदौर मध्य प्रदेश से इंदौर एक शहर है, वहाँ पर सभी 55 जिलों में वहाँ पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करना है, भवन विस्तार करना, पुस्तकालय, लैब, उपकरण, सुविधा उपलब्ध कराना है। और यह 2047 के लक्ष्य भारत विकसित भारत लक्ष्य जो रखता है उसके अनुरूप शैक्षणिक नींव को स्थापित करना। अब ध्यान रखिएगा राज्य सरकार राष्ट्रीय नई शिक्षा जो नीति लाई गई थी 2020 उसके अनुरूप अपने पाठ्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है। अब मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करता है। मध्य प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य है जो क्या किया, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के पाठ्यक्रम हिंदी मातृभाषा का अनुवाद करने की पहल की। उसी के बाद देखा देखी अन्य भी राज्यों ने ऐसी प्रवृत्तियां अपनाई। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद करके जाने की आवश्यकता है। क्लियर है। 18वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। इसको भी आप लोग करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगर केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित में से किन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति एन के कोटेश्वर सिंह, न्यायमूर्ति ऋषि केश राय और न्यायमूर्ति आर महादेवन। तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 1 और 3 जो दिया गया है आपको वो सही है। आपको इनका पहले से नियुक्ति किया जा चुका है न्यायमूर्ति केश राय का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन 1 और 3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसके संदर्भ को याद करके जाना। अगर हम बात करें आपको कॉलेजियम व्यवस्था की, कॉलेजियम व्यवस्था लगातार चर्चा होती, तो 3 जजों का एक बेंच, 3 जजों का जजमेंट आया था, जजमेंट उसी के आधार पर आपको क्या हुआ कि यह अभी प्रक्रिया अपनाया गया जहां पर इसकी नियुक्ति, जजों की नियुक्ति की जाती है। उसके लिए अलग व्यवस्था हम जब मेंस पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा। ये सब चीज़ों को फैक्ट में याद रखने। अब ध्यान रखिएगा ये जो 3 जजों का बेंच था उसके आधार पर ही नियुक्ति किया जाता, जिसमें हम पहला बात करते हैं प्रथम न्यायाधीश मामला की बात करते हो तो ध्यान रखिए 1900 आपको याद रखना 1981। दूसरा कब हुआ था? 1993 याद रखना है। और तीसरा 1998 याद रखना है। तो यह जजों का बेंच जो निर्धारित करता है नियुक्ति के बारे में। तो कैसे नियुक्ति हो? तो ये कॉलेजियम व्यवस्था इसी से अभी निर्धारित हुआ। तो इसे फैक्ट याद रखना है। क्लियर है। वर्तमान में देखिए कुछ अपडेट याद कर लीजिए। जैसे वर्तमान में आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ से 50वें मुख्य न्यायाधीश उनकी क्या हुई? सेवा समाप्त हुई 10 नवंबर को। ये सब फैक्ट याद रखना है। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को आपको 91वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया 11 नवंबर को। तो ये सब सारे फैक्ट याद करके जाना, जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा, 23 मई 2025 तक। ये फैक्ट याद रखना है। वर्तमान में महिला जज आपको सर्वोच्च न्यायालय में कौन है? न्यायमूर्ति बीवी रघुनाथरम और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी है। तो इनको फैक्ट को याद करना है। अगर हम बात करें जस्टिस कॉन्स्टिट्यूंसी और महादेवन के बारे में तो इनका नियुक्ति किया जाता है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कोटेश्वर सिंह सुप्रीम कोर्ट नियुक्त होने वाले मणिपुर के पहले न्यायाधीश है। तो आपको ध्यान रखना है, फैक्ट याद रखना है। कोटेश्वर सिंह मणिपुर के पहले न्यायाधीश है, मणिपुर राज्य के, यहाँ से यह संबंधित है। अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति 124(2) के तहत
की जाती है, जो संवैधानिक रूप से आपको एक प्रावधान देता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के आधार पर की जाती है, जो कोलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है। अब ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 34 न्यायाधीशों का बेंच जाता है, जहाँ पर 34 में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो सारे फैक्ट को क्लियर क्रिस्टल तरीके से याद करके जाना, रिवीजन करके जाना। 19वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। द रेन निम्नलिखित में से किस गायिका के गीत है को नासा ने डीप स्पेस नेटवर्क, याद रखिए डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से शुक्र ग्रह पर प्रेषित किया है? माइली साइरस है, डायना सॉरोस, मिस्सी इलियट है, या रायना गॉसलिंग है? इनके किनके निम्नलिखित में से कौन सी गायिका है, पार्श्व गायिका, जिनके गीत द रेन को जो डीप स्पेस नेटवर्क है उसके माध्यम से शुक्र ग्रह पर प्रेषित किया गया, अर्थात यहाँ से छोड़ा गया है, जो हम आपको नासा के द्वारा। तो यह याद रखना है आपको। मिसी जो इलियट है उनके द्वारा, इनका एक गीत है द रेन। उनके अतिरिक्त ध्यान रखिए 2-3 गीत इनका है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। अब द 1-2 स्टेप है, ऑल इन माई ग्रिल है, वर्क इट है, द रेन। द रेन को जो मिसी एलियट है उनके द रेन को क्या किया गया, डीप स्पेस नेटवर्क में के माध्यम से ग्रह पर प्रेषित किया गया, यहाँ से भेजा गया आपको मैसेज के तौर पर। ध्यान रखिएगा यह प्रसारण कैलिफोर्निया के गोल्ड स्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन जो कॉम्प्लेक्स में स्थित डीप स्पेस सेंटर एंटीना का उपयोग करके किया गया। यह शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा के भावी मिशन की बात करें हम तो दवंशी मिशन याद रखना है, वेरिटस मिशन याद रखना, भारत का शुक्र मिशन आपको शुक्र 2029 तक भेजने का लक्ष्य रखा गया। ये सब फैक्ट याद रखना। अगर वेरिटस की बात करें तो वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया, और आपको वर्ष 2029 तक दाविंस मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया। तो सारे फैक्ट को क्लियर करके जाना है। क्लियर है, ये सब कम से कम छूटना नहीं चाहिए। चलिए 20वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। विज्ञान निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वन जीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की है। तो क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा, राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा योजना को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य बन गया। तो यह भी कथन हमारा सही है। तीसरे नंबर प्रश्न, इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड के कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया। तो यह भी कथन हमारा सही है। हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की है। यह भी कथन हमारे सही। तो इसका मतलब सही कथन हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाए। सभी कथन हमारे सही है। इसके बारे में कुछ चीज़ों को देखें तो सबसे पहले याद रखना है कि जो यह खोजा गया अरुणाचल प्रदेश में जो एक सींग वाला मेढक, उसका नाम है अपातानी जनजाति का नाम रखा गया। तो थोड़ा सा इस फैक्ट को याद करके जाना है। और राजस्थान ने 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना लागू की, जो भारत का पहला राज्य बनता है। इस योजना को 2025 से 27, 27 से 30 और 30 से 33 से याद रखना, 3 चरणों में आपको लागू किया जाएगा। तो यह फैक्ट थोड़ा सा याद करना। जो इंडियन ऑयल का उड़ीसा जो पाराद्वीप रिफाइनरी है वहाँ पर यह स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया गया, जो आपको हाई स्पीड रेसिंग कार में इसका फ्यूल का उपयोग किया जाएगा। ये सब फैक्ट याद रखना है। अब बात करें हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की। इसके दुनिया के शोधकर्ता यहाँ आकर शोध और आपको महामारी के बारे में जो इस प्रकार कोरोना इस प्रकार के जो महामारियाँ आता है उसकी तैयारी, उससे निपटने की सहायता के लिए अपने साझा करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। सब सारे फैक्ट को याद करके जाना है। क्लियर हो गया? चलिए 21वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। कमेंट में उत्तर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 21वें नंबर प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, या हम लोग इसका रिम पैक भी कहते हैं, का कौन सा संस्करण वर्ष 2024 में आयोजित किया गया? 27वां, 28वां, 29वां, 30वां? तो याद रखना है आपको। अगर बात करें रिम पैक के बारे में तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट याद रखना है। जैसे 26 जून से लेकर आपको याद रखना है 2 अगस्त तक। आपको क्या होता है? 2 अगस्त तक आपको 2024 तक रिम पैक्स का आयोजन किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, डेट आपको कहाँ दिया गया है, बहुत से जगह इसका डेट आपको अलग अलग दिखेगा, पर आपको यह डेट आपको अमेरिकी जो एजेंसी है रिम पैक कराती है उसके वेबसाइट पर यह दिया गया। तो इसी डेट को आप ऑफिशियल मान के जाएंगे। क्लियर है? अब यह देखिए यूएसए के द्वारा यह आरंभ किया गया था। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के तौर पर रिम ऑफ द पैसिफिक की बात करते हैं। यह 29वां संस्करण मनाया जा रहा है। 29वां संस्करण, तो इसका मतलब आपको ऑप्शन सी सही होगा, अर्थात 2021 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी याद रखना है। क्लियर है?
अगर हम इसके बारे में कुछ बातें रखें तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रिमपैक 2024 का विषय भागीदारी एकीकृत और तैयारी की बात कर रहा है। तो हम पार्टनर्स इंटीग्रेटेड और प्रिपेयर की बात हो रही है, जो 26 जून से लेकर 2 अगस्त तक बीच आयोजित की गई हवाई द्वीप में। ये फैक्ट याद रखना। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोगो, जो जो रेट किया गया उसका नाम थोड़ा याद जरूर करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना पूर्वी कमान आईएनएस शिवालिक ने हवाई में आयोजित रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में, ध्यान रखिएगा, नौसेना गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीतकर हासिल प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी जीती है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि रिमपैक में भारतीय नौसेना ने किसको पुरस्कार रेडियो ट्रॉफी जीती है। अब यहाँ पर याद रखना है सब सारे तथ्य को। यह द्विवार्षिक द्विवार्षिक आपको अभ्यास, यह सब फैक्ट याद करके जाना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 22वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 22वां नंबर प्रश्न कहता है न्यू स्पेस जो लिमिटेड है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस वर्ष तक आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की ऑटिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। वर्ष 2025, 26, 28, 30। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2026 तक इसे ऑस्ट्रेलिया का जो एक उपग्रह है ऑटिमस, जो क्या करेगा आपको ध्यान रखिएगा, ऑटिमस सीधा सीधा लक्ष्यों को मरम्मत करने के लिए किया जा रहा है, जो हम ईंधन भरने के लिए उन्नयन का काम करेंगे। ये सब फैक्ट जो बना कर रखा वो है। जैसे ऑटिमस मिशन आपको 2026 ऑस्ट्रेलिया के ऑटिमस मिशन का लॉन्च करेगा। यह स्पेस इंडिया लिमिटेड के स्पेस मैत्री मिशन के तहत, याद रखिएगा, यह ऑटिमस सीधे कक्षा में मरम्मत, ईंधन भरने, उन्नयन सेवा को प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे उपग्रहों के परिचालन जीवन को बढ़ाएगा। यह ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण अंतरिक्षीय अनुसंधान को बढ़ावा देगा। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए यह भारत के एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसमें अंतरिक्ष विभाग प्रशासनिक नियंत्रण आती है। इसका स्थापना 6 मार्च 2019 को किया गया। जो इसका उद्देश्य क्या है, निजी क्षेत्र के भागीदारी को बढ़ाना, अर्थात भारत का इसरो का वाणिज्यिक शाखा भी इसे बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसरो का वाणिज्यिक शाखा कौन है, न्यू स्पेस इंडिया। याद रखिएगा अंतरिक्ष क्या करता है, अनुसंधान रिसर्च करता है। वो अपने सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजेगा, पर कैसे आपको देख रहे होंगे ना ना इसरो के द्वारा 104 उपग्रह एक साथ भेजे गए। तो ये कैसे भेजेगा, इसी वाणिज्यिक संस्था के उन्नयन के बाद कार्य गतिविधियों को बढ़ावा देने से। हम प्राइवेट पार्टियों को अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको स्पेस देते हैं ताकि हमारे जगह से इसरो से वो अपने अंतरिक्ष यान को भेजे, उससे हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं अंतरिक्ष में तो हम उसको बनस्पत 7 से 9 रुपया में प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा हमें 7 से 9 गुना प्रॉफिट होता है। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। इस तरीके से हमारे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसी तरीके से काम करता है ताकि हमें देश को पूंजी प्राप्त हो सके, विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। क्लियर है। 23वें नंबर पर आते हैं जीएसटी न्यायाधिकरण का गठन बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन के तौर पर पटना है, गया है, कैमूर है, मुजफ्फरपुर है। तो ध्यान रखिए पटना की बिहार की जो राजधानी पटना है वहाँ पर आपको इसका जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा रही है। अब ध्यान रखिए यह कितना होगा, 3 सदस्यीय होगा। 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल बनाया गया है जहाँ पर आपको पटना हाई कोर्ट में पहले जीएसटी से संबंधित कोई भी विवाद होता था तो पटना हाई कोर्ट में लोग जाते थे। अब यह जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाएगा अपने विवाद का समाधान करने के लिए। जो विभागीय जीएसटी एक्ट के तहत विभागीय कार्रवाई के व्यापारियों के खिलाफ जारी डिमांड पर पहली अपील कमीशन के पास की जाती है। तो उसके अगर कोई व्यापारी कमिश्नर की सुनवाई के संतुष्ट नहीं होता तो उसे पटना हाई कोर्ट जाना पड़ता था। अब यह क्या करेगा, अब यह प्राथमिक रूप से इसी न्यायाधिकरण में जाएगा। अब जीएसटी ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रेशन, अस्वीकृत, रिफंड, ई वे बिल, आईटीटीएस या हम विवादित जीएसटी से जुड़े मामलों का निपटारा इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उत्तर भारत के लिए, उत्तर भारत के महत्वपूर्ण समाधानों के जीएसटी समाधान के लिए सब थोड़ा सा फैक्ट याद करके जाने की आवश्यकता है। चलिए अगर हम बात करें 24वें नंबर प्रश्न पर तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। कथन क्या है, कथन सही है।
मुजफ्फरपुर में कौन सा कथन सही है यह पूछ रहा है। तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो रेल परिचालन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेड को दी गई। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही है। और सहरसा के रहने वाले लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू का में तिरंगा फहराया। तो ये भी कथन हमारे सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका याद रखना है, 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, इसको सही उत्तर आप अच्छे से लगाने की सही उत्तर लगाइएगा। और देखिए, सहरसा के लक्ष्मी झा है तो उससे पहले वे माउंट एवरेस्ट में, ब्लैक पीक माउंटेन, किलिमंजारो पर्वत, अरारत पर्वत में सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी थी। सब फैक्ट याद रखना। अगर हम बात करें जो यह राइट से लिमिटेड को यह दी गई मेट्रो के बारे में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा मेट्रो रेल परिचालन, तो ये सब फैक्ट याद करके जाने हैं। यहाँ से प्रश्न अगर पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर 25वें और आज के अंतिम प्रश्न को देखें तो क्या है, जो शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इससे संबंधित जो आपका सॉल्यूशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इसका विश्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन आपको आपको ध्यान रखिएगा, दुबई में आयोजित किया गया था। दुबई में आयोजित किया गया था। यहाँ से संबंधित 2024 में बहुत से आपको शिक्षा से संबंधित सम्मेलन हुए हैं। तो इन सारे शिक्षण सम्मेलन हुए उसको याद करके जाने की आवश्यकता है। जैसे आपको सांस्कृतिक कला शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 2024, जो आपको 13 से 15 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया। दुनिया भर के संस्कृत और शिक्षा मंत्री इसमें शामिल हुए, इसे याद रखना। शिक्षा अनुसंधान सम्मेलन 2024 जो 12 से 14 दिसंबर 2024 को कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शिक्षा के भविष्य पर चर्चा की गई। विश्व डिजिटल शिक्षा सम्मेलन 2024 30 जनवरी को आपको 2024 में संघाई में आयोजित किया। इस सम्मेलन में शिक्षा के डिजिटलीकरण रूपांतरण पर चर्चा की गई। वही शिक्षा में नवाचार पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन, तो ध्यान रखना है, 2024 12 से 13 दिसंबर को 2024 दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शिक्षण और सीखने की चर्चा की गई। तो ध्यान रखिए, ये सब सारे शिक्षण संस्थानों का जो शिक्षा सम्मेलन था, विश्व शिक्षा सम्मेलन आपको किया गया। तो ये सब फैक्ट याद करके जाना है कि इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सम्मेलन हुए। और यह जो आपको दुबई में आयोजित हुआ, तो यह हमदाम बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ पर फेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित विश्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 29 जुलाई 2024 को आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया टेल्फी का शुभारंभ किया गया। ये सब फैक्ट याद करके जाने हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें, तथ्य है, उसे जरूर याद करके जाइए, ताकि एग्जाम से पहले जो भी फैक्ट है उससे रिवीजन हो जाए। और मेरा और हमारी टीम का यही उद्देश्य है, चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना। तो हम लोग आज जो 8 PM में है, आप लोग याद रखिएगा, आप 8 PM तक सभी लोग जुड़ जाएंगे। इसका लिंक आपको दो ही जगह उपलब्ध होगा, या तो टेलीग्राम चैनल पर, या तो व्हाट्सएप जो चैनल बनाया गया युक्ति आई, इसका इसी दो जगह आपको गूगल का जो है ना, गूगल का जो लिंक आपको उपलब्ध होगा, गूगल मीट का। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, गूगल मीट आपको डाउनलोड कर लेना है ऐप्स को, और या तो आप गूगल से आप इस सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वहाँ से लिंक उपलब्ध हो जाएगा, लिंक मुझे आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। आप 8 बजे राइट आपको 7:55 में आपको क्या होगा, लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। 8 PM तक आप लोग जुड़ जाइएगा, और 8:05 बचेगा, 8:05 PM तक, उसके बाद ये लिंक ऑफ हो जाएगा। अर्थात जो लोग जुड़ पाएंगे वही लोग इस क्लास का लाभ ले पाएंगे। और यह गूगल मीट के माध्यम से 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक टारगेट हमारा रहेगा, पूरा GS जो आपका है वो कवर करा दिया जाए। और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको कवर कराया जाए, सभी चीज़ों को नहीं। जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चांसेस वहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे, उन सारे टॉपिक को उम्मीद रहेंगी यहाँ से आपका कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन के टॉपिक आपको कवर हो जाए। जो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो आप सेफ गार्ड में रहे, या पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ चीज़ों को कवर करें, हमारा यही उद्देश्य रहेगा। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं, चीज़ों को कवर करते हैं, ताकि और अच्छे तरीके से हम और भी रिजल्ट लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।